आदरणीय देशभक्त साथियों, नमस्कार। मैं एमपी नागर एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन फ्रंट, आज फिर आपके बीच में एक छोटी सी बात लेकर आया हूँ। आदरणीय साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो 1857 की जो क्रांति थी वो बहादुर शाह जफर जी के नेतृत्व में हुई, परंतु सही मायने में उसको शुरू करने वाला जो व्यक्ति था वो था शहीद गुजर धन सिंह कोतवाल। उनके साथ साथ अलग क्षेत्र में ही जो राम प्यारी गुजरी थी, जो सहारनपुर शामली के क्षेत्र से आती थी, उन्होंने इस मुहिम को जारी रखा और फिर धीरे धीरे यही क्रांति पूरे देश में फैलती चली गई। परंतु बाद में अंग्रेजों ने इसी लड़ाई को और इसी क्रांति को केवल विद्रोह का नाम दिया। और सही मायनों में अगर अंग्रेजों का जो असली शासन है वो शुरू करने की बात है और उसको सही तरीके से स्थापित करने की जो बात है देश के अंदर, तो वो 1857 के बाद से ही शुरू होती है। क्योंकि जो अंग्रेजों के द्वारा जितने भी जो कानून बनाए गए भारतीयों के लिए, वो सब के सब 1860 के बाद ही बनाए गए थे। यानी जो आईपीसी जैसे कानून बना, तो आईपीसी भी 1860 में बना। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण कानून थे वो सब के सब 1860 के बाद ही बने। परंतु साथियों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी देश में अंग्रेज लगातार युद्ध करते रहे और उन्होंने अपनी लूटपाट जारी रखी। वो बहुत छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहे और लगातार अंग्रेजों का जो विरोध था वो देश के अंदर जारी रहा। देखिए, यहाँ दो तरह के पैटर्न ने काम किया। एक पैटर्न था अहिंसात्मक तरीके से और दूसरा था हिंसात्मक तरीके से, यानी दो तरीके। और तीसरा जो तरीका था वो पूरी तरह से जो सिविलाइज्ड तरीका था, एक आर्मी बनाकर। तो ऐसे भी इस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी गई। साथियों, अगर मैं आपको इस बारे में बताऊं कि देश जो आज़ाद हुआ वो गांधीवादी तरीके से नहीं हुआ। देश आज़ाद हुआ वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के माध्यम से देश आज़ाद हुआ, जबकि उनका कहीं नाम भी नहीं आता कि उन्होंने देश आज़ाद कराया। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो पहला जो पैटर्न है वो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया, क्योंकि हम तो हमेशा से बुद्ध के देश रहे। अब हम बुद्ध के देश रहे तो युद्ध के देश कैसे बने? क्योंकि लगातार हमारे ऊपर आक्रांताओं ने बार बार आकर हमारे खिलाफ युद्ध किया, तो हमें बुद्ध के देश से युद्ध का देश बनना पड़ा। साथियों, इस तरीके से हम बुद्ध के देश होने के बावजूद अहिंसात्मक तरीके से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने लड़ाइयाँ लड़ी और असहयोग आंदोलन के तरीके से और दूसरे तरीके से हम लोगों ने कई चीज़ें देश के अंदर चलाई और उसमें देश के जो अधिकांश लोग थे वो शामिल भी रहे। दूसरे अगर मैं मोर्चे की बात करूं तो उसमें जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, जो राजगुरु सुखदेव थे, जो भगत सिंह जी थे, उन्होंने भी हिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी जो शहादत थी, उनकी शहादत ने देश के बच्चे बच्चे को जागृत कर दिया था। यानी उनकी शहादत हुई, उनकी शहादत ने सबसे बड़ा जो संदेश देश के अंदर दिया वो ये दिया कि उनकी शहादत की वजह से देश का बच्चा बच्चा जागृत हो गया और अब बच्चा बच्चा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया था। देखिए, इसी बीच में तीसरी थ्योरी ने जन्म लिया। तीसरी थ्योरी थी कि हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे वो जर्मनी हिटलर से जाकर मिल गए और वहाँ उन्होंने आईएनए की शुरुआत की। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, बाकायदा उसकी वहाँ भर्ती हुई और भर्ती करने के बाद में एक पूरी फौज बनाई गई और जर्मनी और जापान के साथ मिलकर हम लोगों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए कमर कसी। साथियों, एक गाने की मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि
भारत रत्न जो कोकिला हमारी रही हैं बहन लता जी, उन्होंने एक गाना गाया था कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। देखिए, जब लता जी ने ये गाना गाया तो मेरा मानना ये है कि लता जी की बहुत कम उम्र थी, और हो सकता है कि लता जी को जो ये गाना लिख के दिया ये किसी और व्यक्ति ने दिया। मैं लता जी को देशभक्त मानता हूं, परंतु इस गाने ने एक व्यक्ति को तो इतना महान बना दिया कि साबरमती के संत, कि आपने बिगर खड़क के बिना ढाल के हमें आज़ादी दे दी। और जो देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जो 8 लाख से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए, उनकी शहादत को गौण कर दिया गया। तो आज मैं इसी की 2 मिनट की आपके बीच में समीक्षा करूंगा कि हमें जो आज़ादी मिली ये बिना खड़ग ढाल के नहीं मिली। ये आज़ादी हमें बहुत बड़ी शहादतों के बाद हमें प्राप्त हुई। देखिए साथियों, जब नेताजी के नेतृत्व के अंदर, जब सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में जो जॉइंट आर्मी थी, जो जर्मनी और जापान की जो आर्मी थी, वो नागालैंड के कोहिमा के अंदर उन्होंने आकर युद्ध किया, तो उस युद्ध के कारण पहली बार अंग्रेजों के 10,000 से ज्यादा अधिकारी और उनके अंग्रेज लोग मारे गए। जब पहली बार इतनी उनको व्यक्तिगत क्षति हुई तो तभी उन्होंने तुरंत हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लंदन के अंदर सभा बुलाई और ये तय किया कि हमें देश छोड़कर तुरंत निकलना है। पूरे देश से अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि अब हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना है, भारत में नहीं रहना है, हमें भारत छोड़ देना है। बाकी तो जो समय लगा ना, जो 2-3 साल लगे, 4 साल लगे, वो केवल इस प्रोसेस में लगे कि हमें जो सत्ता का हस्तांतरण है वो किन लोगों को और कैसे कैसे देना है। वरना तो 1945 से पहले ही अंग्रेजों ने कोहिमा युद्ध के बाद ही ठान लिया था, और सही मायने में उन्होंने कोई सत्ता का हस्तांतरण प्यार से नहीं किया था। मेरा पूरे निश्चित तौर पर यह मानना है कि अंग्रेज भारत से डर कर भागे थे, भारत को